हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि 12 फरवरी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो दिन की शुरुआत तो सबसे पहले हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि इस समय हम लोग टीसीएस प्लस आरआरबी के अपडेटेड क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। आज हम लोग का पार्ट सेकेंड होने वाला है। पार्ट फर्स्ट कल हमने लगभग 80 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आज की सेशन में 75 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सही करने का टारगेट आपका केवल 35 क्वेश्चन रहेगा। कल साथ ही 80 क्वेश्चन में से केवल भाई 40 क्वेश्चन का टारगेट दिया था, लेकिन आज भाई 5 प्रश्न कम कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, ये सारे प्रश्न आपके टीसीएस प्लस आरआरबी के जो अपडेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी 2024 में जो रेलवे एग्जाम हुए थे। सबसे पहले देखिए एएलपी का एग्जाम हुआ था 24 नवंबर को, फिर इसके बाद जेई का एग्जाम हुआ था, रेलवे जेई का, जो कि 17 दिसंबर को हुआ था। 19 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक चला था टेक्नीशियन का, जिसका कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था ना, बिल्कुल सेम साथी आज की सेशन में टीसीएस प्लस आरआरबी के अपडेटेड क्वेश्चन के 75 देखने वाले हैं। याद रखिएगा, ओके। तो सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और एक बात, अभी तक आप लोगों ने जो लेकिन ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है, केवल उनके लिए है कि आप सबसे पहले जाके ग्रुप डी का फॉर्म भरिए। देखिए कि ये केवल 10वीं पास पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है। आपके पास सबसे पहले देखिए जीमेल आईडी होना चाहिए, दूसरे नंबर पे मोबाइल नंबर होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, प्लस साथ ही आधार कार्ड होना चाहिए। देखिए जो आपके पास मार्कशीट होगा ना और आधार कार्ड होगा, जो इस पे आधार कार्ड पे नाम पता होगा, वही सेम साथ ही आपका 10th के मार्कशीट पे भी होना चाहिए। एक बात याद रखिए, यदि आप आईटीआई किए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, उसको भी लगाइए। यदि मान लीजिए आप अप्रेंटिस भी कर रहे हैं, आपका पूरा हो चुका है, तो उसको भी लगाइए, आपको काफ़ी छूट मिलेगी। याद रखना है, लेकिन जिसका हो चुका अप्रेंटिस केवल उन्हीं के लिए साथी, रेलवे से, ओके। तो ये आपका असली फॉर्म बनेगा, प्रक्रिया है। यदि हम सिलेबस की बात करें तो भाई 30 क्वेश्चन सबसे अधिक रीजनिंग से आएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन साइंस से, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर मिला के साथ ही 20 क्वेश्चन, तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। 90 मिनट का आपको समय रहेगा इस प्रश्न पेपर को हल करने के लिए, ओके। और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। ये आपका फुल साथी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ये सारी बात आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, यदि आप टारगेट किए हैं तो मेरे भाई, ओके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप भी प्रश्न देखेंगे, उसको याद भी करेंगे, ओके, और अपना जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। केवल 35 प्रश्न सही करना है। तो डेली क्लास इस समय सुबह 8 बजे चल रही है, 11:30 AM पे, और शाम को 7 PM पे, ओके। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्त, सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया था? बताइए, सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया था सबसे पहली बार? तो भाई याद रखिए, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। तो पहले का हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करती है? बताइए दोस्त, कौन सी स्थानीय हवा कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करती है? याद रखिएगा, मंजरी वर्षण दोस्त। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहे हैं आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है? बताइए साथी, किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है? झेलम, ब्यास, चिनाब या रावी का? भाई झेलम नदी का। याद रखिएगा, झेलम नदी का वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया उल्लेख। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइए दोस्त, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइए। तो दोस्त याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में होता है? भाई किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में होता है? बताइए, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती या कृष्णा नदी का? किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में होता है? तो सर जी ये आपका कृष्णा नदी का होता है।
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी जैसा कि इसमें ग्रुप डी 2025 की नई भर्ती चल रही है, तो इसी भर्ती में हम लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट भी कर दें। यदि आप साथी लगातार हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की होगी। लेकिन हाँ दोस्त, आप डेली का डेली जो क्लास हम दें अपने से साथी एक बार उसको जरूर हल किया कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट के तौर पर लगाया कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जितना साथी पढ़िए बहुत मन से पढ़िए, लेकिन ऐसे लगातार पढ़िए, रुकना नहीं, एक भी दिन मिस्टेक नहीं करना है। जैसे हम आपके डेली लगातार क्लास देते हैं वैसे भी साथी आपको लगातार क्लास में साथी ज्वाइन करके जरूर प्रश्नों को देखना है, एक बात याद रखिएगा। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक द्रव्यमान जो पृथ्वी की पपड़ी बनाता है वह क्या है, वो कौन सा है, बताइए। खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक द्रव्यमान जो पृथ्वी की पपड़ी बनाता है वह साथी चट्टान है। कौन है, चट्टान है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। भाई राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, याद रखिए उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए दोस्त कि वर्तमान में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति साहब कौन हैं। चलिए इस सवाल का राइट आंसर बताइए, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में कौन क्या है, आपको पूरी अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए हर एक विभाग का है, क्योंकि आपके पेपर में एक सवाल पूछेगा वर्तमान में कौन क्या है, खासकर ग्रुप डी एग्जाम में तो जरूर पूछेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्त, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिए दोस्त 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन क्या बना है आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं। तो बताइए दोस्त, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पे कितनी भाषाएं होती हैं। याद रखिएगा 15 भाषाएं होती हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से प्रसिद्ध थे। जो साथी खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे वो किस नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, लोक नायक के रूप में, फ्रंटियर गांधी के नाम से, लौह पुरुष या लोक बंधु के नाम से, किस नाम से। तो सर जी खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे, फेमस थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर देखिए 11, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं बताइए। ये सवाल तो आप बता सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो सर जी इसमें 12 हो गई हैं, याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, कई अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। बताइए दोस्त, कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसकी अध्यक्षता साथी किसके द्वारा की गई थी। 1929 में आपको मालूम होगा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो इन्हीं में साथी पूर्ण स्वराज का मांग भी किया गया था। तो जो आपका 1929 का राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस टाइम, बता सकते हैं आप लोग। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य ये सबसे पहली बार तो राजस्थान में मनाया जाता है, जो कि साथ ही भील समुदाय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे, विदेशिया नृत्य किस राज्य से संबंधित रखता है, बताइए आप लोग। क्योंकि इस बार भाई TCS कंपनी एग्जाम करा रही है तो TCS क्या करेगी, सबसे अधिक स्ट्रैटेजी जीके का सवाल पूछेगी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मौद्रिक नीति की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई है। मौद्रिक नीति की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई है बताइए। याद रखिए दोस्त RBI द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। काफ़ी इजी सवाल, काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो कि उनको थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा होगा इस प्रश्न पे, है ना, पूरी ईमानदारी से बताइएगा। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो दोस्त याद रखिए लाल किला पर किया जाता है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 16,
रेल बजट के आम बजट में विलय के बाद संसद में रेल बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो रेल बजट के आम बजट में विलय के बाद संसद में जो रेल बजट प्रस्तुत करते हैं वो वित्त मंत्री साहब होते हैं। ऑप्शन ही क्या होगा दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, किसने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान चहलगनी के नाम से जाने वाले 40 के समूह में असंगठित किया यानी संगठित किया? बताइए दोस्त, किसने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान चहलगनी के नाम से जाने वाले 40 के समूह में संगठित किया? तो ऐसा किसने किया था भाई? इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो बताइए दोस्त कि इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? भाई सवाल पूछ सकता है ना कि इल्तुतमिश की बेटी का नाम बताइए आप लोग, कौन थी वो? नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश की थी? बताइए दोस्त, दिल्ली सुल्तान की पहली महिला जो शासक थी, जो कि एकमात्र महिला थी, रजिया सुल्तान किस वंश की थी? भाई ये गुलाम वंश की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? बताइए, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोला जाता है? क्या कहा जाता है भाई? चाल बोला जाता है। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? बताइए, साबरमती, माही, घाघरा, भीमा? साबरमती तो हो नहीं सकता, माही तो हो नहीं सकता, भीमा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो घाघरा ही है। ऑप्शन सी दोस्त क्या हो जाएगा आपका? गंगा नदी की सहायक नदी घाघरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? भाई इनमें से कौन सी उपधातु नहीं, यानी वो धातु है। तो पहले आप देखिएगा इनमें से कौन कौन उपधातु हैं, कौन से नंबर के? देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये तीनों क्या है आपके भाई? उपधातु, लेकिन टीन है ना, ये आपका धातु में आता है, तो इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? बताइए, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इजी सवाल आज की सेशन में हो रहे हैं, तो भाई आपका 35 प्रश्न सही होना चाहिए। मध्य प्रदेश में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। डैश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भाई अपना प्यारा भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो भारत सी ऑप्शन आपका क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो साथी 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं? बताइए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, याद रहे वित्त सचिव के होते हैं। जो 1 रुपए का नोट होता है ना, आप यहाँ पे साइन देखेंगे तो इसमें जो वित्त सचिव हैं उनके होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो साथी एक सवाल आप सभी से बिल्कुल पूछते हैं कि बताइए, जो इससे पहले नोटबंदी हुई थी यानी विमुद्रीकरण हुई थी, वो किस वर्ष में हुई थी? आपसे सवाल पूछता है कि विमुद्रीकरण होता है और इसको और किस नाम से जानते हैं? तो भाई याद रखिएगा, नोटबंदी के नाम से। तो कब साथी, किस डेट को हुई थी, कब हुई थी, किस वर्ष में? बताइए आप लोग। नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, सरयू नदी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या बनेगा दोस्त आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, नार्थकी नटराज एक पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन थे? भाई जो नर्तकी नटराज थी, एक भरतनाट्यम नर्तकी थी, पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति थी भरतनाट्यम नर्तकी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? बताइए साथी, बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? हर्षवर्धन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, या राजा राज चोल प्रथम, या नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा? तो भाई बृहदेश्वर मंदिर राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी क्या हो रहा है आपका? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए,
टहनी की दूसरी तरफ हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं। बताइए, टहनी की दूसरी तरफ कौन से हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं? कौन सा हार्मोन होता है भाई जो होता है ना, पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। आप जो आपका सनफ्लावर होता है, जिधर देखेंगे सनफ्लावर, जो सन उगता है उसी तरह अपना साथ क्या फेस कर लेता है। तो भाई किस हार्मोन की वजह से? तो भाई ऑक्सीन हार्मोन के कारण। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को किसने हराया था? बताइए, 1528 में चंदेरी में राजपूतों को किसने हराया था? भाई बाबर ने हराया था। डी ऑप्शन क्या और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 30। सरकार के कराधान और व्यय निर्णय से संबंधित है तो कौन? बताइए। तो भाई जो राजकोषीय नीति है ना, ये सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन आपके क्या बन रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी आत्मकथा है? भाई काफ़ी इजी सवाल है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ भाई सौरव गांगुली की आत्मकथा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी एक और आत्मकथा बताइए कि प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है? तो साथी उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगा रहा होगा और आपने काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को याद भी करेंगे। और आप लोग चैनल पे नए हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है तो भाई नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग की जो 2018 में 2022 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, जो कि एक शिफ्ट का, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हैं। उसके बाद साथ ही टारगेट है कि जब तक कि आपका ग्रुप डी का फॉर्म भरा जा रहा है इस समय 22 फरवरी तक, वहाँ तक हमें 2018-2022 का हर एक शिफ्ट खत्म करना है। उसके बाद हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से, जैसे आपका जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इन चारों सब्जेक्ट साथ ही आपका सब्जेक्ट टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इसलिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। जैसा कि इस सीरीज में हमें कम से कम 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करना है, याद रखना है। काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक पद नहीं है? बताइए दोस्त, भारत में कौन संवैधानिक पद नहीं है? संवैधानिक पद यानी आपका देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये संवैधानिक पद पे आते हैं। अटॉर्नी जनरल भी आते हैं, एक राज्य का राज्यपाल होता है। लेकिन दोस्त जो आरबीआई के गवर्नर है ना, ये भारत में जो संवैधानिक है ना उसके पद में नहीं आते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन से ग्राही गंध का पता लगाने के लिए उत्तरदायी है? बताइए दोस्त, कौन से ग्राही गंध का पता लगाने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्त घ्राण है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतने के लिए किस देश को हराया था? देखिए ग्रुप डी एग्जाम में कैसा सवाल पूछा था, ऐसे पूछता है ना कि 1983 में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला विश्व कप जीता था? 1983 में कपिल देव जी की कप्तानी में जीता था ना। तो किसको हराकर? वेस्ट इंडीज को हराकर। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड देश में हुआ था, लॉर्ड्स के मैदान में। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। मोहिंदर अमरनाथ सबसे जो क्रूशियल 2 से 3 विकेट लिया था, मैन ऑफ द मैच उन्हें ही चुना गया था। ओके दोस्त, 1983 में। इससे बार बार सवाल पूछता है 1983 संबंधित। नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो किसे तमिलनाडु के 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो भाई पुथांडु को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो याद रखिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का। बी ऑप्शन क्या और आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? कौन सा भाग? तो सर जी भाग 8वां। भाग 8वां ही है ना? बिल्कुल। तो भाग 8वां कौन है? देखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? भाग 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है? भाई थार आपको काफ़ी पसंद होगी, महिंद्रा की थार। बताइए 424 पसंद है कि नहीं? बताइए आप सभी को लेनी है कि नहीं? एक सीट लेना है ना रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, लेने के बाद
याद रखिए वो सपना पूरा करना है। तो भाई थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सर जी लूनी नदी है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 39, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा सहलिखित आत्मकथा है? सहलिखित की बात करें, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा सहलिखित आत्मकथा है? तो भाई युवराज सिंह की है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी युवराज सिंह जी ने जब 6 गेंदों में 6 छक्का लगाया था, तो देखिए वो स्टुअर्ट ब्रॉड के गेंद पे लगाया था। स्टुअर्ट ब्रॉड जो था साथी, ये किस देश का खिलाड़ी था? बताइए किस देश का खिलाड़ी था? युवराज सिंह ने किस देश के खिलाफ 6 छक्का लगाया था? बताइए सॉल्व का राइट आंसर आप लोग सोचिए, आप लोग थोड़ा सा। ओके 12 गेंदों में साथी 50 कर लिया था। नेक्स्ट नंबर बताइए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पौधों में जल परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? भाई जल यानी जाइलम, सिंपल, फल यानी फ्लोएम्स, यानी इसमें जल पूछा तो जाइलम हो जाएगा। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41, नई दिल्ली का लोटस टेम्पल कमल मंदिर ये किस देश के वास्तुकार द्वारा रूपांकित किया गया था? आपसे सवाल पूछता है ना कि लोटस टेम्पल कहाँ पे स्थित है, कमल मंदिर, तो भाई नई दिल्ली में स्थित है। तो ये किस देश के वास्तुकार द्वारा रूपांकित किया गया था? बताइए। तो ये ईरान देश के वास्तुकार द्वारा साथ ही इसके रूपांकित किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, तापी नदी की घाटी ये किस राज्य में फैली हुई है? बताइए तापी नदी की घाटी ये किस राज्य में फैली हुई है? तो याद रखिए महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा भारतीय राज्य पर्यटकों के लिए भवन के निर्माण के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया? बताइए दोस्त कौन सा भारतीय राज्य पर्यटकों के लिए भाई भवन के निर्माण के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया? ऐसी हिम्मत देखिए तो महाराष्ट्र राज्य ने ऐसा किया था भाई। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए डीआरडीओ का मुख्यालय किस शहर में है? बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल सर जी नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए एक सवाल और बताइए कि डीआरडीओ का स्थापना जो था ये दोस्त, इसका वर्ष बताइए आप लोग, किस वर्ष में की गई थी? फटाफट बताइए आप सभी दोस्तों। नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वल्लम कली किस तरह का पारंपरिक खेल है? तो भाई वल्लम कली किस तरह का पारंपरिक खेल है? बताइए। याद रखिए नौका दौड़ का खेल है मेरे भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? किस प्रयाग में होता है भाई भागीरथी और अलकनंदा का संगम? तो सर जी ये देवप्रयाग में होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त बिल्कुल। तो उम्मीद करूँगा दोस्त बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से मन लगा कर भाई आप हर एक प्रश्न को याद करेंगे। तो अर्थशास्त्री किसको 1998 नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भाई अर्थशास्त्री के मामले में अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, अमर्त्य सेन को। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी जैसा कि आपका 32,438 पे इस समय ग्रुप डी की भर्ती चल रही है और आप लोग फॉर्म भी भरे होंगे, बिल्कुल सेफ जोन देके फॉर्म भरा होगा। तो साथी जब आप जोन भरे होंगे तो आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपका एग्ज़ाम अभी वहीं पर होगा। नहीं साथी, जब फाइनल आपका जैसे फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तब आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। अभी आपका पेपर तो आपके मतलब कि प्रेजेंट एड्रेस को देखते हुए किसी दूसरे मतलब शहर में भेजा जाएगा, वहाँ पर नहीं जहाँ पे आप जोन इस समय सिलेक्ट किए होंगे। ओके तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक बात याद रखिएगा। और जो 32,438 पोस्ट पर एग्ज़ाम इस समय आपकी होने वाली है, ये साथी बढ़ कर देखिएगा कम से कम भाई 1 लाख जाने वाला है। 1 लाख तो जाएगा भाई, 1 लाख हो सकता है ऐसा, क्योंकि बिहार में इस समय जो रेल मंत्री हैं वो कुछ भाषण में बोल रहे हैं कि देखिए वो पूरा मिला कर आरपीएफ में जैसे कहें और एनटीपीसी में ग्रुप डी में मिला कर कहें कि 1-1.5 लाख हमने दिया है, लेकिन उसके बाद अभी कहें कि इसमें भी अभी कुछ भी बढ़ सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस वो बोलें कि अपनी तैयारी रखते रहिए। हर एक युवा को बोले कि अपनी तैयारी रखते रहिए, हम आपको काफ़ी अच्छी तरीके से हर एक पोस्ट में और भी वैकेंसी बढ़ाने वाले और साथ ही इसके अलावा भी कुछ नई भी भर्ती हम देने वाले हैं। तो अपनी तैयारी आप लोग रखिए दोस्त। ओके
तो देखिए, क्योंकि देखिए आपका भाई आप केवल एक हैं, तो आपको केवल एक ही सीट से मतलब है ना, तो अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कीजिए। जो आपके सामने सब्जेक्ट जैसे मैथ है प्लस रीजनिंग है प्लस साइंस है प्लस जीके है, यही तो 4 सब्जेक्ट पढ़ना है भाई। कोई भी एग्जाम देखिए अधिकतर यही पूछा जाता है, कोई एग्जाम ऐसा जो कि इंग्लिश पूछता है, नहीं तो भाई यही चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जो मैथ और रीजनिंग में काम कर गया और जीके में, समझिए वो तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त करेगा। याद रखिएगा, उसका एक सीट बहुत अच्छा कन्फर्म होने वाला है। नौटंकी का संबंध किस राज्य से? नौटंकी सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो हमारे यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49। काल दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है, तो बताइए दोस्त कौन सी ईस्वी से लेकर कब तक का आपका काल दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में आप जानते हैं, बताइए। तो भाई याद रखिए 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली काल सल्तनत के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे इस समय महाकुंभ में जो नागा साधु हैं इसमें वहाँ पे हैं, लेकिन अब दोस्तों अब वो जो आपका लघु महाकुंभ अब आपको काशी में देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जो जहाँ भी आपके महाकुंभ में जितने भी नागा साधु गए थे, अब वहाँ अपना सब डेरा तंबू उठाकर वो सीधे काशी में मतलब कि रवाना हो रहे हैं। अब आपको कुछ दिनों बाद आप देखेंगे काशी को आपको लघु महाकुंभ देखने को आपको मिलेगा। तो याद रखिए दोस्त, तो भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो भाई 42वां संविधान संशोधन को। ऑप्शन सी क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है? बताइए किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है? तो सर जी मैग्नीशियम को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? बताइए दोस्त, ये हो चुका है दोस्त, ये पहले के सवाल है तो हो चुका है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जो ग्रीन कवर इंडेक्स है तैयार करने के लिए तकनीक का उपयोग किया गया था, वो साथी कौन था? सैटेलाइट इमेजरी था। कौन था? सैटेलाइट इमेजरी था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सी पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम भाई घटित होते हैं? वो कौन सा मंडल है? भाई क्षोभ मंडल में है। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में सभी मौसम घटित होते हैं, जो कि पृथ्वी की सतह की सबसे पास वाली परत है, क्षोभ मंडल। ओके साथी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं? सुनंदा नायर ये साथी मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के लिए जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 55। वुमेन प्रीमियर लीग 2024 में फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया था? तो भाई WPL 2024 में जो IPL में कौन कौन दो टीम आपस में बढ़ी थी? तो एक तो आपका RCB बढ़ी थी और साथ ही आपका एक दिल्ली कैपिटल्स थी। RCB ने जीता था दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। तो मैन ऑफ द मैच जो जीती थी वो सोफी मोलिनिक्स ने जीती थी। सोफी मोलिनिक्स ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए साथ ही, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने का रिकॉर्ड बनाने वाली ब्रिटिश सिख महिला कौन है? भाई साहब अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने का रिकॉर्ड बनाने वाली ब्रिटिश सिख महिला कौन है? बताइए। तो याद रखिए हरप्रीत चंडी है। ऑप्शन बी क्या हो रहा है यहाँ सबका दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सत्र में की गई थी? भाई बताइए, पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो सर जी ये हुआ था कहाँ पे भाई? पूना की लाहौर में? सर जी लाहौर में हुआ था, 1929 में हुआ था, है ना।
तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58। बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक की बेटी से विवाह किया? बताइए दोस्त, बहमनी शासक जो ताजुद्दीन फिरोज था वो किस विजयनगर शासक की बेटी से विवाह किया था? भाई याद रखिएगा, देवराय प्रथम की बेटी से विवाह किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? किस डेट को मनाया जाता है, किस महीने? भाई महीना तो जून है, लेकिन आपको वो तारीख मालूम होगा। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भाई 29 जून को मनाया जाता है। बताइए 29 अगस्त को कौन सा डेट मनाया जाता है? बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को? बता सकते हैं आप, जैसे 29 जून को पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो उसी प्रकार बताइए 29 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए दोस्त। नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI की स्थापना दोस्त ये हुई थी 1984 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61। 101वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो मेरे भाई 103वां था ना, सॉरी 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित था? भाई याद रखिए, आर्थिक आरक्षण से था। ऑप्शन बी क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 62। अंजू बॉबी जार निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित रखती हैं? तो अंजू बॉबी जार जो थी साथी, ये रखती थी एथलेटिक्स खेल से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश आवत का मतलब दोस्त कूलाम हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64। थॉमस कप एक कौन सा आयोजन है? वार्षिक आयोजन है, द्विवार्षिक है, त्रैमासिक या त्रैवार्षिक आयोजन है? थॉमस कप भाई मतलब कि कितने वर्ष में कवर किया जाता है? भाई ये जो थॉमस कप होता है ना, ये द्विवार्षिक है। द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में एक बार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा प्राकृतिक पत्थर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? बताइए कौन सा प्राकृतिक पत्थर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो साथी याद रखिए, मोरमू गांव है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर जी। नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की पिच की लंबाई कितनी होती है? भाई जब आपका SSC MTS का एग्जाम हो रहा था ना, तो याद रखिए कम से कम 3 से 4 बार सवाल पूछा था MTS के एग्जाम में कि बताइए क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो एक पिच यहाँ क्रिकेट के आपका यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है, तो इन्हीं बीच का लंबाई पूछता है। तो अपने हम गाँव में देखें तो अपने पैर से 22 गज नाप देते हैं ना, तो 22 गज का होता है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन है? बताइए दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन है? भाई याद रखिए, अमेजन है। बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं आपके, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो साथ ही याद रखिए, स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 69। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए दोस्त, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है तो होता है? याद रखिए, कैलाश श्रेणी का चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से। भाई ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश श्रेणी का चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से। नाम भी देखिए यार, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा? दिल्ली के निम्नलिखित मध्ययुगीन शहरों में से कौन सा अपने संस्थापकों से सुमेलित है? बिल्कुल बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। कौन है? देखिए, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल ठीक है। दीन पनाह हुमायूं, बिल्कुल ठीक है। महरौली कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। यानी दोस्त उपर्युक्त सभी हो जाएगा भाई।
ये तीनों साथी क्या है, बिल्कुल ठीक अपने मध्ययुगीन शहरों में संस्थापकों में से एक हैं, ठीक सुमेलित है, यानी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% क्या कहा जाता था? बताइए, दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% क्या बोला जाता था दोस्तों? चौथ बोला जाता था। सी ऑप्शन आपका चौथ क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। गांधी जी ने को प्रसिद्ध करो या मारो का भाषण दिया था, तो भाई कब दिया था गांधी जी ने करो या मरो का भाषण? तो सर जी दिया था 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को दिया था करो या मरो का नारा जी। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73। विश्व मानव आत्मा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए दोस्त, विश्व मानव आत्मा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाई याद रखिए 17 फरवरी को, 17 फरवरी आ रहा है भाई, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 फरवरी को फिर से एक बार सवाल पूछेंगे, देखते हैं कौन कौन सही जवाब बताता है। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 74। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया। बताइए दोस्त, उस भारतीय स्टेट का नाम बताना है जिसने पहली बार पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया था। तो दोस्त याद रखिए राजस्थान राज्य ने, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 75। भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से कौन बनाता है? बताइए दोस्त, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, या भारत का वित्त आयोग, या नीति आयोग, या भारतीय रिजर्व बैंक? बताइए, भारत में मौद्रिक नीति कौन सा इसको बनाता है? तो सर जी आरबीआई बनाता है, भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो फाइनली दोस्त ये आपका टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो कोई भी सादी त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारे भी दिमाग में यही सब चलता है कि हम आपके लिए कितना अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें। बहुत मेहनत लगता है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए सॉरी दोस्त। तो अब बताइए कि आप सभी का 75 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा दोस्त? 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ केवल 35 क्वेश्चन सही करना था टीसीएस प्लस आरआरबी के अपडेटेड क्वेश्चनों में से। बताइए दोस्त आपका कितना स्कोर बना? तो उम्मीद करूं दोस्त आज का सेशन आपको बहुत समझ में आया होगा, बहुत हेल्पफुल लगा होगा, और आपने हर एक प्रश्न याद भी कर लिया होगा। जो प्रश्न मान लीजिए नहीं आया होगा, जो प्रश्न आया होगा तो आपने धुआं कर दिया होगा। ओके दोस्त, अब देखिए दोस्त, जो आपका 11:30 AM पे आरपीएफ की क्लास चलेगी वो दमदार प्रश्नों के साथ होने वाली है। एक बात याद रखिए, 11:30 AM वाली क्लास आप जरूर ज्वाइन करके देखेंगे, काफ़ी अच्छी से, उसमें भी लगभग 75 से 80 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।